ग्लो चाहिए, इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, रिंकल्स गायब करने होंगे। बस एक इंजेक्शन लगवाइए और 15 मिनट में नई स्किन के साथ आपको मिलेगा नया कॉन्फिडेंस। आजकल यही तो सपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और गली गली में खुल रहे फैंसी एस्थेटिक क्लिनिक्स के बाहर बेचा जा रहा है। कोई ग्लास स्किन का वादा करता है, कोई ब्राइडल ग्लो ड्रिप बेच रहा है, कोई ग्लूटाथायोन इंजेक्शन को फेयरनेस का शॉर्टकट बता रहा है और कोई बोटॉक्स को नॉर्मल स्किन केयर की तरह। लेकिन अब देश की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई क्लिनिक किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को इंजेक्शन या ड्रिप के जरिए दे रहा है तो उसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बताना अपराध है। तो क्या बोटॉक्स, ग्लूटाथायोन और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बंद हो जाएंगे? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को हमारे इस वीडियो में। CDSCO ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के मुताबिक कॉस्मेटिक उन चीज़ों को माना जाता है जिन्हें हम शरीर पर बाहरी तौर पर लगाते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, लोशन हो गया, स्प्रे या पाउडर। लेकिन अगर कोई चीज़ इंजेक्शन के जरिए शरीर के अंदर डाली जा रही है तो उसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं कहा जाएगा। वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि ड्रग की कैटेगरी में आता है। एडवाइजरी में साफ लिखा है, नो कॉस्मेटिक इज परमिटेड टू बी यूज्ड एज इंजेक्शन, यानी कि किसी भी कॉस्मेटिक को इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति है ही नहीं। लेकिन CDSCO को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? पिछले कुछ सालों में देश में कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल्स की मार्केट जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। बोटॉक्स, फिलर्स, ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, एंटी एजिंग इंजेक्शन और स्किन बूस्टर, ये सब अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक नहीं रह गए हैं, बल्कि छोटे क्लिनिक, सैलून, वेलनेस सेंटर्स और यहाँ तक कि कुछ ब्यूटी पार्लर्स तक में ये प्रोसीजर होने लगा है। ये हाल सिर्फ बड़े शहरों का नहीं है, बल्कि छोटे शहरों यानी कि Tier 2 सिटीज़ में भी ये क्लिनिक बहुत तेजी से फैल रहे हैं। साल 2024 में इंडिया में करीब 1.29 मिलियन यानी कि लगभग 12.5 लाख ब्यूटी ट्रीटमेंट्स किए गए थे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एंटी एजिंग और एस्थेटिक ब्यूटी मार्केट 2033 तक करीब $4 मिलियन यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे ही द स्टेट्समैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्किन बूस्टर मार्केट 2023 में $20.23 मिलियन था, यानी कि करीब 191 करोड़ रुपए। 2031 तक इसके $45.62 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। भारत में स्किन बूस्टर मार्केट 2024 और 2031 के बीच में 10.7% की कंपाउंड सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। भारत में बड़े एस्थेटिक इंजेक्टेबल मार्केट के 2030 तक 5800 करोड़ से ज्यादा के अनुमानित रेवेन्यू तक पहुंचने की भी उम्मीद है। सुनने में ये डेटा बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये जो भारी भरकम संख्या है, इसमें ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर में आखिर इंजेक्ट किया क्या जा रहा है, क्या डोज दी जा रही है और ये ट्रीटमेंट देने वाले के पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है भी या नहीं, क्या वो मेडिकल तौर पर अप्रूव्ड है या नहीं। बस सोशल मीडिया पर बिफोर आफ्टर फोटोज दिखा दी जाते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर ये बोल देता है कि गाइस दिस चेंज्ड माय लाइफ, और हम बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंडिया टुडे से बातचीत में दिल्ली की सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज कहती हैं कि इसमें से कई प्रोडक्ट्स को इंजेक्टेबल रूप में अकेले दिल्ली में 100 से ज्यादा ब्यूटी और वेलनेस क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर जिम इंस्ट्रक्टर्स लोगों को जल्दी फायदे का वादा करके इंजेक्शन लगाते हैं। इनमें से कई प्रोडक्ट तो नकली होते हैं और सस्ते में इन सेंटर्स द्वारा या फिर कई मामलों में खुद मरीज द्वारा भी ऑनलाइन खरीद लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट सिरिंज के जरिए शरीर के अंदर डाला जा रहा है तो मामला सिर्फ ब्यूटी का तो नहीं रह जाता, वो एक मेडिकल प्रोसीजर बन जाता है। और मेडिकल प्रोसीजर का मतलब होता है रिस्क, यानी कि इंजेक्टेबल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कोई आम फेशियल नहीं होता है। गलती हुई तो सीधा बॉडी आपकी रिएक्ट कर सकती है। लगातार एडवर्स रिएक्शंस यानी कि साइड इफेक्ट्स की खबरें आ भी रही होती हैं। कुछ मामलों में हल्का फुल्का इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उनको हो जाते हैं। चेहरा हमेशा के लिए खराब हो सकता है, किडनी, लिवर और यहाँ तक कि नर्व सिस्टम भी आपका खराब हो सकता है। इसके अलावा कुछ खबरों में मौत हो जाने की खबरें भी आपको दिख सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर ग्लूटाथियोन की बात करूं तो जब शादी सीजन शुरू हुआ था, हर तरफ इसको इतने तरीके से हाइप किया गया था कि लोगों को लगा था बस इसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है, बिना ये जाने कि आखिर ये होता क्या है।
NCBI यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है और कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ये काम आता है, जैसे कि जब लिवर को सपोर्ट देना हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कॉस्मेटिक मार्केट ने इसे स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग मिरेकल्स की तरह बेचना शुरू किया। हालांकि अभी तक इसके फेयरनेस वाले दावे वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से साबित हुए भी नहीं हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स जरूर बताए गए हैं, जैसे किडनी और लिवर में कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड का होना और स्किन रिएक्शंस इतना ज़्यादा कि आप अपने आप को शायद वापस से मिरर में देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही बोटॉक्स असल में बोटुलिनम टॉक्सिन होता है। डॉक्टर्स इसकी हल्की सी डोज का इस्तेमाल रिंकल्स को स्मूथ करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर डोज गलत हो जाए या फिर इंजेक्शन गलत मसल्स में चला जाए तो चेहरे का बैलेंस बिगड़ सकता है, पलकें आपकी लटक सकती हैं, बोलने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में परेशानी हो सकती है और एक्सट्रीम कंडीशन में आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। फिलर्स में तो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस ब्लड वेसल ब्लॉकेज का होता है। अगर फिलर्स गलती से ब्लड वेसल में इंजेक्ट हो जाए तो स्किन के टिश्यू मर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में आंखों की रोशनी तक जाने का मामला सामने आया है। बोले तो रिस्क ही रिस्क है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग ये रिस्क लेने को तैयार हो क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब है कि ये सब हेल्थ इशू के चलते नहीं हो रहा है, बल्कि सोशल इशू की वजह से हो रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्यूटी इनसिक्योरिटी पर बिकती है और सोशल मीडिया उस इनसिक्योरिटी को हर दिन और ज़्यादा बढ़ाता रहता है। हर फोटो फिल्टर्ड है, हर सेलिब्रिटी की स्किन हमको फ्लॉलेस लगती है, हर इन्फ्लुएंसर ग्लोइंग ही नजर आता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी नॉर्मल स्किन बेकार लगने लगती है। रिंकल्स और डार्क सर्कल्स से अब शर्म आने लगती है और एजिंग को अब हम एक बीमारी की तरह देख रहे हैं। और फिर शुरू होता है शॉर्टकट का कल्चर। यही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिससे इंजेक्टेबल ब्यूटी मार्केट को इतना ज्यादा बढ़ाने का मौका दिया है। होड़ में लोग ये ध्यान ही देना भूल जाते हैं कि जिस इंसान को वो डॉक्टर समझकर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या असल में वो इस काम को कर पाने के योग्य है। आजकल बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने लगे हैं। पेशेंट को लगता है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन असल में इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं होती है। जैसे कुछ डेंटिस्ट जिनके पास BDS और MDS की डिग्री होती है, वो छोटे वीकेंड कोर्स करके या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप करके हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स या फिलर्स करने लगते हैं, जबकि इनके पास तो स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट की मेडिकल नॉलेज होती भी नहीं है। उसी तरह से आयुष डॉक्टर्स यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इन सबको भी अपने फील्ड की प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है, लेकिन कई बार ये लोग एलोपैथिक स्किन ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस और लेजर्स करने लगते हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं वो लीगल भी नहीं होता है। तो फिर क्या करें? अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, ट्रीटमेंट करवाना तो बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या प्रॉपरली ट्रेन मेडिकल डॉक्टर से ही करवा लीजिए। और उसमें भी सिर्फ MBBS डॉक्टर की डिग्री पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कई डॉक्टर्स पहले डर्मेटोलॉजी या फिर प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल्स की अलग से एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं। उनके पास MD डर्मेटोलॉजी या फिर DDV यानी कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और वेनेरियोलॉजी जैसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है। साथ ही अगर डॉक्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट और लिप्रोलॉजिस्ट का मेंबर है, तो ये उसकी सबसे सही ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन का प्रूफ माना जाता है। इन लोगों को इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस को संभालना सिखाया जाता है, क्योंकि चेहरे में नसों और ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन किसी सैलून, स्पा सेंटर्स, ब्यूटिशियंस या बार्बर के पास मत जाइए, उनके पास ये नॉलेज नहीं होती है। इसके अलावा क्लिनिक चुनते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे वहाँ पर साफ सफाई हो, क्लिनिक के पास ISO सर्टिफिकेशन हो। किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट का होना यानी कि वहाँ पर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गारंटी का होना होता है। जैसे ISO 9001 ये बताता है कि मरीजों को मिलने वाली सर्विस क्वालिटी अच्छी है और प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाती है। अगर क्लिनिक में मशीनें या मेडिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं तो ISO 13485 ये गारंटी देता है कि वो इक्विपमेंट सेफ हैं और प्रॉपर मेंटेन किए जाते हैं। ISO 14001 ये दिखाता है कि क्लिनिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना उसे पता है। और इसके अलावा ISO 45001 ये प्रूफ करता है कि क्लिनिक में स्टाफ और पेशेंट दोनों की सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी मैनेजमेंट की सही फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर वहाँ लेज़र ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसके लिए लेज़र सेफ्टी सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें मिलकर ये इंश्योर करती हैं कि आपका इलाज सेफ और सही तरीके से ट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है।
यही वजह है कि अब CDS CEO को इन सब मामलों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा है, एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, ये कहना पड़ा है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के नाम पर मेडिकल रिस्क को कैजुअल मत बनाइए। तो अगर आप जो हैं अपने आसपास ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो आप CDS CEO की इसको शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिया हुआ लिंक है जिस पर आप मेल कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी बताइएगा कि ये आपको जानकारी कैसी लगी, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी? अगर नहीं पता थी तो आपको ये जानकारी आगे किस तरीके से हेल्प करने वाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।